इस वीडियो का पर्पस सीएए से जुड़ी डिबेट के जितने पॉइंट्स अभी चर्चा में चल रहे हैं उन सबको बेसिक से डेप्थ तक समझना है। सीएए जो इससे पहले 2019 में काफी चर्चा में था, ऑलरेडी ये एक्ट आ चुका था। आप में से कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 2019 में जब दिसंबर में ये एक्ट आ गया था, 2020 में बाकायदा नोटिफाई हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर अब चर्चा में क्यों? क्योंकि उसके बाद से एमएचए ने अभी तक रूल्स जारी नहीं किए थे, और जब तक रूल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन जारी नहीं होंगे तो यानी कि ये कानून आ गया था, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और ये एक्ट बन गया। लेकिन उसके बाद जो इसके इंप्लीमेंटेशन के रूल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट को डिसाइड करने थे। तो रिसेंटली 11 मार्च की जो नोटिफिकेशन है 2024 की, उसमें उन्होंने उन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, यानी कि अब वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे ऐसे, क्या आपकी जो सिटीजनशिप है क्या इस पर कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है? सबसे पहले तो इंसान अपने बारे में सोचता है, मेरा क्या होगा, कुछ कागज वगैरह तैयार करूं क्या? क्योंकि इससे पहले सीएए और एनआरसी एक साथ चर्चा में आ रहे थे, और उस समय शायद आपको एक फेमस इंटरव्यू याद आ रहा हो, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी को समझिए, सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा और कागज तो दिखाने पड़ेंगे। कुछ शायद आपको चर्चा में आ रहा हो। तो उस समय अब सबको लग रहा था कि यानी कि कागज वगैरह तैयार करें क्या, हमें भी, है ना? तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं, आप पर इसका कोई इंपैक्ट है कि नहीं। फिर ये सीए है क्या, मतलब जरूरत क्या थी इसकी? सब कुछ तो ठीक लग रहा था, राइट? कई लोगों के दिमाग में सवाल हो गए, सिटीजनशिप होती क्या है, कैसे पता लगेगा कि मैं सिटीजन हूं, और सिटीजन होने के मायने क्या हैं, है ना? हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ओरिजिन से। अगेंस्ट फेडरलिज्म, अब आपने बयान देखा होगा, केरला, तमिलनाडु ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे सीएए का इंप्लीमेंटेशन, कल बयान आया था, राइट? फिर मॉर्निंग में अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो ऐसे में यूनियन होम मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कुछ पावर है ही नहीं। सिटीजनशिप की अगर बात करें तो पूरी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो आप स्टेट क्या करेंगे इसमें? स्टेट कैसे रोक पाएगा सीएए का इंप्लीमेंटेशन? तो फिर अगर किसी स्टेट का सीएम ऐसा कह रहा है तो कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन तो वो भी बिहाफ बना रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं कह रहा होगा। तो जानेंगे क्या है उसमें ब्यूरोक्रेसी का मसला। बहुत ही आसान सी बात है। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है कि नहीं, ये एक मेजर डिबेट है इससे जुड़ी हुई। रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप, इससे पहले सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नहीं थी, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर स्पेसिफिक माइनॉरिटीज इन दीज 3 नेशंस, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर रिलीजन एज अ क्राइटेरिया रखना, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? इसके भी जरा हम पोस्टमार्टम करेंगे इसका, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कह रहा है और क्या ये सीए कह रहा है, इसमें क्या मसला क्या है? नॉर्थ ईस्ट में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई, आसाम में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, त्रिपुरा में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने सुना होगा, है ना? आसाम अकॉर्ड का क्या मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, क्योंकि ये मुद्दा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर है। तो आज ही एक और आर्टिकल आया है फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस इंदिरा जयसिंह जी का, सीनियर एडवोकेट, उनका कहना है कि यार अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, जो कि हो रहा है, किसी को अगर सिटीजनशिप मिल गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा इस इंप्लीमेंटेशन को रिवोक करना, क्योंकि सिटीजनशिप अपने आप में एक ऐसा लीगल स्टेटस है जो आपको अलाउ करता है बुके ऑफ राइट्स। तो आप कहेंगे बात समझ नहीं आई सर। कोई नहीं, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। है क्या ये सिटीजनशिप, आपसे क्या रिलेशन है? सिटीजनशिप, नागरिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे पूरा देश चलता है, राइट, माना जाता है ना। नाउ हमारे सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 रोमन में लिखा हुआ है, पार्ट 2, ठीक, उसमें आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। सो दीज आर कनेक्टेड टू सिटीजनशिप, है ना? कौन होते हैं भाई सिटीजन, क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन करने की? देखिए, जो आपका पार्ट 1 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 वो बताता है इंडिया
दैट इज भारत, दैट इज भारत क्या है, उसकी टेरिटरी क्या है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी ने स्ट्रक्चर इस तरीके से किया था कि सबसे पहले तो पता लग गया कि स्टेट क्या है, ठीक, नाम क्या है, टेरिटरी क्या है, और उस टेरिटरी में जो टेरिटरी आर्टिकल 1 में ही डिफाइन की हुई है, जिसमें कि आपके स्टेट्स, यूटी सब आते हैं। अब इसमें कुछ लोग भी तो रहते होंगे। अच्छा मुझे बताइए, सारे के सारे जो लोग रहते हैं उनके प्रति गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या एक जैसी होनी चाहिए? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल सर एक जैसी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे बताइए, आपका घर एक टेरिटरी है, ठीक, आपके घर में सरकार है, आपके पेरेंट्स, ठीक, आपके घर में कुछ लोग हैं, ठीक है, तो क्या जरूरी है सबके लिए आपके मम्मी पापा का कमिटमेंट एक जैसा होना चाहिए टू सर्व, टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा? आप कहेंगे बिल्कुल सर एक जैसा होना चाहिए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है पड़ोस से कोई आया हुआ हो, ये भी तो लोग रह रहे हैं, टूरिस्ट भी तो हैं, है कि नहीं? तो यानी कि जब हम टेरिटरी के अंदर प्रेजेंट लोगों की बात करते हैं तो कुछ तो वो लोग होंगे जिनके प्रति स्टेट का, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है ना, कुछ वो लोग होंगे जो बाहर से आए हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीगल भाषा में दो पार्ट में। एक तो होते हैं सिटीजन और दूसरे होते हैं एलियन। अब एलियन वो वाले एलियन मत मानना, समझ रहे हैं ना बात, कि दूसरी गैलेक्सी से आए। एलियन का मतलब ये है, सिटीजन है ब्लैक वाले कि यार ये तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और बाकी है एलियन, राइट। तो यानी कि जैसे कि अपने घर में आप अपने जो पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटी हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स भी घर में रुकते होंगे, आ रहे होंगे, तो उनको भी सम्मान मिलेगा, जो डिनर का टाइम होगा, लंच का टाइम होगा, वो भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स उठा रहे होंगे, बात बिल्कुल सही है। प्लस आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली व्हेन आवर स्टेट यानी कि आवर इंडियन गवर्नमेंट और आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू सर्टेन एडिशनल राइट, यू आर प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट, है ना। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट के प्रति, इस देश के प्रति, जैसे कि आपकी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स के प्रति है। आपके फ्रेंड्स जो घर में आके रुक रहे हैं उनकी नहीं है जिम्मेदारी। तो यानी कि जैसे टैक्सेस को प्रोवाइड करना, राइट, या जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है बीइंग अ सिटीजन, वो आपका दायित्व है, ना कि पड़ोसियों का जो यहाँ पर देश में रह रहे हैं। तो यानी कि हमें आपको पता लगा कि जो सिटीजनशिप है ये एक तरीके से लीगल स्टेटस है जो डिफाइन करता है आपका रिलेशन विद स्टेट। भाई बिल्कुल सही बात है ना। अब इसी वजह से पार्ट 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो बताता है इंडिया, राइट, इंडिया दैट इज भारत, पहले टेरिटरी की बात करता है, फिर बाहर से अगर किसी स्टेट को लाना हो, अंदर की स्टेट्स का डिवीजन वगैरह करना हो, और फिर आर्टिकल 4 प्रोसेस के बारे में बात करता है, जो ऑलरेडी मैं पॉलिटी में डिटेल में आपको पढ़ाता ही हूँ, है ना। जिसने इसको पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना है तो डी बासु प्लस लक्ष्मीकांत की एक यूट्यूब सीरीज़ भी है, यहीं पर प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा मुद्दा ये है सिटीजनशिप। फिर सेकंड पार्ट बताता है सिटीजनशिप के बारे में। अब ध्यान से सुन लेना, यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन इस बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि सीए दोबारा चर्चा में आया है, तो इस साल वाले स्टूडेंट्स और ज्यादा अवेयर हो जाए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक, इसका इंपैक्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन पर नहीं पड़ता। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, बता रहा हूं, ये सारे के सारे आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे वर मेड इन अ सेंस कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो उस समय किसको सिटीजन माना जाए, ठीक, उस समय किसको सिटीजन माना जाए। मुझे बताइए, इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव हैं, राइट, क्या जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय आप में से कोई मौजूद था? अगर आप में से कोई मौजूद हो तो भाई फिर तो आप इस वाली श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इतनी ज़्यादा उम्र वाला कोई शायद इस वीडियो में नहीं होगा, पहले ही जा चुके हैं वो लोग। तो आपके लिए और मेरे लिए जो काम का है वो है आर्टिकल 11, जो अभी सीएए की डिबेट है, ये भी आर्टिकल 11 की पावर से कनेक्टेड है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ
रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप को, रेगुलेट। एक्चुअली आर्टिकल 10 में भी ये पावर दी गई है, लेकिन आर्टिकल 10 में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है ऊपर वाले लोगों के लिए, जिनको इन आर्टिकल्स के थ्रू सिटीजनशिप मिली या उस क्राइटेरिया में बैठ रहे थे। ठीक है, यहां पर हमारे जैसे लोगों के लिए, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसके बाद अगर किसी को सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, ए से एक्वायर, अगर किसी की सिटीजनशिप जानी है तो ऐसे में कैसे जाएगी, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड। तो एक बार सिटीजन बन गए तो ऐसा नहीं है हमेशा बने रहेंगे, जा भी सकती है। कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। मुझे बताइए, क्या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की सरकार के पास पावर है बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि वो ऐसा कानून बना दे जिससे आपकी सिटीजनशिप छीन ले? आप कहेंगे कदापि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट हैव एनी सच पावर, सच पावर इज ओनली बेस्टोड अपॉन इंडियन पार्लियामेंट। आई थिंक ये बात तो क्लियर है। अब जरा इसके नीचे चलते हैं सीएए वाले पार्ट पे आने के लिए। तो देखिए, सीएए वो है सिटीजनशिप, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, जो 2024 में है, वो इसको इंप्लीमेंट करने के रूल्स हैं। ठीक है, तो सिटीजनशिप, सी से सिटीजनशिप, ए से अमेंडमेंट, और इस ए से बन गया एक्ट, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सीएए। ठीक है, इसमें और कोई कानून नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, इस वजह से कहते हैं। अगर किसी भी लॉ में आप अमेंडमेंट वर्ड देखें तो आपका एंटीना ओपन हो जाना चाहिए कि यानी कि इससे पहले कोई ओरिजिनल कानून भी रहा होगा। तो ओरिजिनल लॉ क्या था? ओरिजिनल लॉ था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो एक्चुअली सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जो सबसे पहले बना था कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इनेक्ट हो गया था, है ना। 1950 में फुल कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था। 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप के भी कुछ प्रोविजंस जब अनाउंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान अप्लाई कर दिए गए थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी एक ट्रैप बना दूँ ना कि सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं, यानी कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, वो कब अप्लाई हुए थे, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, तो कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी ट्रैप हो जाएंगे। आपको अभी मैंने हाईलाइट कर दिया, तो दिमाग खोल के इसको स्टार में लिख लीजिए यहीं पर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ट्रैप बनेगा, ट्रैप क्वेश्चन फंस जाएंगे काफ़ी लोग। मैंने क्लियर आपको अभी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है, ठीक। अब होने के बाद हम जैसे लोग जो अभी पैदा नहीं हुए थे, उनकी सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 में दी गई पावर का इस्तेमाल किया और ये कानून बना दिया, ठीक। अब इसी कानून में बीच बीच में अमेंडमेंट होते रहे, जैसे 2012 में भी हुआ, 2019 में हुआ। तो अब जो 2019 वाला अमेंडमेंट है वो लेटेस्ट है। 2019 वाला जो अमेंडमेंट है उसी से जुड़ा है सारा विवाद, ठीक। अब इसमें एक वर्ड है कि भाई सिटीजनशिप लेने के तरीके में नेचुरलाइजेशन। सबसे पहले आपको पता लग जाए ये मुद्दा है क्या। देखिए, मैंने आपको कहा एक्विजिशन एंड लॉस, यानी कि यही वो कानून था जिसमें बताया गया है कि एक्वायर, अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो कैसे मिलेगी, ठीक। भारत की सिटीजनशिप लेने के 5 ही तरीके, छठा कोई तरीका है नहीं, ठीक। क्या है? BRAND, ब्रांड। ये तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, ब्रांड, राइट। B से है बर्थ, R से है रजिस्ट्रेशन, A से एक्विजिशन, अगर इंडिया एक्वायर करता है किसी टेरिटरी को, उस एरिया के लोग भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। जैसे 1961 ऑनवर्ड्स गोवा अर्लियर पोर्चुगीज टेरिटरी, इंडिया ने एक्वायर किया, फिर इंडियन सिटीजन हो गए। इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन, जैसे सोनिया गांधी जी मैरिज के बेसिस पे, पहले शी वाज एन इटालियन सिटीजन, मैरिज के बेसिस पे शी वाज लिविंग इन इंडिया, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया, बन गई सिटीजन बाई बर्थ। जैसे कि आप और हम, काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में ही पैदा हुए और हमें बर्थ की वजह से सिटीजनशिप मिल गई। हमें तो ऐसे ही मिल गई, हमें तो फॉर ग्रांटेड लगता है। जिनको नहीं मिल रही, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए आप। नेचुरलाइजेशन, अभी जो डिबेट है ना पूरी की पूरी सीएए की, वो एक्चुअली इस क्राइटेरिया के आधार पर है। मतलब ये है कंटेस्टेशन का जोन जो अभी सीएए में चर्चा में है, पूरी डिबेट इस पर है। अभी मैं बता देता हूं इसको भी। ये है डेसेंट,
डेसेंट तो शायद आप समझते होंगे, यानी कि बाई चांस ऐसा हो जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग के बाद बीटेक के बाद तो ही एक्चुअली पहले जॉब करी, उसके बाद ही अप्लाइड फॉर यूएस में एमएस करने उसे जाना था। तो ही वॉज कुछ परेशान चल रहा था, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरा स्कॉलरशिप आ गया, सब हो गया, लेकिन जो यूएस एम्बेसी है उसने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैं तो ईरान में पैदा हुआ था। मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार 4 साल तो तुम मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, तुम मुझे ही नहीं पता था तुम ईरान में पैदा हुए हो, तो मतलब इंडियन ही हो ना? तो उसने कहा भाई इंडियन ही हूँ मैं, आई एम इंडियन, आई गॉट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो हिज फादर वॉज अ डॉक्टर, तो जिस समय वो पैदा हुए उस समय उनके फादर को कोई असाइनमेंट मिला हुआ था ईरान के हॉस्पिटल में, तो फादर एंड मदर वर लिविंग देयर फॉर अराउंड 2.5 ईयर, वहीं पर वो बॉर्न हुआ। लेकिन फिर वो यहाँ पर आ गए, फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस यहीं पर सेट कर ली, तो ही वॉज बॉर्न देयर। तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ तो नहीं मिली, उसको कैसे मिली? बाय डिसेंट, क्योंकि मम्मी पापा इंडियन थे, है ना। अब ये नेचुरलाइजेशन क्या है? ठीक है, बर्थ पता लग गया आपको, रजिस्ट्रेशन जैसे मैरिज एक्विजिशन, जैसे गोवा एक्वायर किया, कोई टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर ले फ्यूचर में, तो उसको लेकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये लोग अब इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन कहता है, जैसे अदनान सामी का नाम सुना आपने, एक पाकिस्तानी सिंगर थे, वो इंडिया में आए, इंडिया में रहे, यहीं पर काम करते रहे, उन्होंने अप्लाई किया, कहा कि आई वॉन्ट टू गिव अप माई पाकिस्तानी सिटीजनशिप एंड वॉन्ट टू बिकम इंडियन सिटीजन। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी। तो भले ही वो यहाँ पर पैदा नहीं हुए, भले ही उनके मम्मी पापा इंडियन टेरिटरी, जो अब इंडियन टेरिटरी, उस इंडियन टेरिटरी में नहीं थे, राइट, ना ही उनकी शादी किसी इंडियन से हुई थी, राइट, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू। जैसे कि 14 साल, तो अगर आप 14 साल यहाँ पर हैं और लगातार, मतलब 14 साल यहाँ पर हैं और आपने प्रूव कर दिया कि ऑन एन एवरेज 11 साल तो मैं कंटिन्यूस रहा हूँ, बीच में आता जाता रहूँ, कभी कुछ 6 महीने वहाँ रह लिया, दूसरी जगह रह लिया, तो इस बेसिस पर भी सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। आई एम यूजिंग द वर्ड मिल सकती है, राइट। अब आप कहेंगे मसला क्या है सर यहाँ पर? मसला बताइए। मसला ये है कि ऑलरेडी आपने सुना होगा पाकिस्तानी हिंदूज का मुद्दा, सुना है? पाकिस्तान से हिंदूज इंडिया आए तीर्थ यात्रा का परमिशन लेकर और उसके बाद वापस नहीं गए, तो दे आर पाकिस्तानी हिंदूज लिविंग इन इंडिया। दिल्ली में भी कई जगह हैं, रोहिणी, और एक तो नॉर्थ दिल्ली में जगह मजनू का टीला, वहाँ पर एक गवर्नमेंट एरिया है, उस पर पूरे पर जो स्लम्स बने हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तानी हिंदूज रहते हैं। अब वो कई सालों से रह रहे हैं, कोई 8 सालों से, कोई 6 सालों से, कोई 10 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। तो आर दे इंडियन सिटीजन? नो, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, इंडिया में रह रहे हैं, राइट। वापस क्यों नहीं जा रहे? उनका ये कहना है कि हम मार दिए जाएंगे, हमारा प्रोसिक्यूशन होता है, कोई अपना घर ऐसे ही नहीं छोड़ता, हमारा तो वहाँ अच्छा खासा घर था, हम देखो यहाँ स्लम्स में रह रहे हैं। अब ये हमारे लिए एक इशू बन गया है, राइट। अब यहाँ पर केवल पाकिस्तानी हिंदूज की बात नहीं है, पाकिस्तानी हिंदू मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, CAA में नेचुरलाइजेशन के मुद्दे में जो पूरी डिबेट है वो केवल इन 3 देशों पर ही केंद्रित है और कोई नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और कौन सी कम्युनिटीज पर केंद्रित है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो हिंदूज, क्योंकि हिंदूज इन तीनों देशों में माइनॉरिटी में है, राइट। इसके अलावा सिख, जैन, पारसी, बुद्ध यानी कि बुद्धिस्ट, और आपके क्रिश्चियन, ठीक। सो दीज आर द कम्युनिटीज जो ऑफिशियली CAA में मेंशन की गई हैं। अब क्या मेंशन किया गया? इनके लिए ये मेंशन किया गया, और जिस पे सारी की सारी डिबेट है, अगर ये कम्युनिटीज इन 3 देशों से भारत में एंट्री कर गई थी 31 दिसंबर 2014, ठीक, तो अगर ये उस समय एंट्री कर गई थी ऑन और बिफोर, तो ऐसे में इनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप कहेंगे यही तारीख क्यों चुनी सर? मुझे बताइए, 2019 आया ये, राइट, 2019 में कानून आया, तो 2019 माइनस 2014 कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो एक तरीके से जो नेचुरलाइजेशन की कंडीशन में टफनेस है
कि भाई ऑन एन एवरेज आप 11 साल प्रूव करो, और वैसे आप कंटिन्यूसली 11 साल तो रहने ही चाहिए, 14 साल तक आप रहो तो उसमें फिर एवरेज निकाला जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस कॉम्प्लेक्सिटी से इनको आसानी दे दी, कहा कि भाई तुम्हारे लिए रिड्यूस करके हमने 5 साल कर दिए। तो ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिड्यूसेस नेचुरलाइजेशन कंडीशन टू 5 years फॉर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ध्यान रखिएगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ हिंदू, सिख्स, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन इन दीज 3 nations if they entered into India on or before 31 December 2014, then they can be given citizenship as per this act। ये है पूरा मसला। अब आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया कि इस एक्ट में है क्या, लाया क्यों गया? क्योंकि यहां पर लीगल ट्रबल बन रहा था। जैसे कि इतने सारे जो माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज, हिंदूज की संख्या काफी है जो वहां से इंडिया में जगह जगह रह रहे हैं। दिल्ली के तो 2 एरिया का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ऐसे इंडिया में कितनी जगह रह रहे हैं, राइट। एंड क्योंकि अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो फिर वो सिटीजन होने के नाते जो राइट्स हैं, एजुकेशन एंड अदर बेनिफिट्स, वो नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो उनका कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर परसिक्यूशन से बचने के लिए वी शुड बी गिवन दिस राइट टू हैव सिटीजनशिप, मतलब हमें सिटीजनशिप दे दीजिए। तो अब ये बीजेपी का पोल प्रॉमिस भी था कि भाई हम देंगे सिटीजनशिप ऐसे लोगों को, राइट। तो अब उन्होंने सोचा चुनाव से पहले कि चलो अपने वादे को पूरा करते हैं, कानून पहले ले आए थे, अब इसको इंप्लीमेंट करा देते हैं। अब इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अभी से पहले रिलीजन के बेसिस पे कभी सिटीजनशिप नहीं दी गई, लेकिन यहां पर रिलीजन के बेसिस पे दी जा रही है, राइट। ये दूसरा मुद्दा यह है, वाई ओनली 3 nations, वाई ओनली दीज 3 nations, राइट। अब क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि कहा गया कि भाई अगर आप कह रहे हो कि परसिक्यूटेड है, इनको वहां पर जान का खतरा है, तो ऐसे तो अगर तमिल्स की बात करें तो तमिल हिंदूज भी हैं, तमिल एथनिसिटी है। तो एक्चुअली श्रीलंका है, श्रीलंका से जो तमिलनाडु में रह रहे हैं और उनके पास अभी तक सिटीजनशिप नहीं है, तो उसमें इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? व्हाई नॉट श्रीलंका, राइट। दूसरा, आप म्यांमार की बात कर लीजिए कि म्यांमार से रोहिंग्याज बड़ी संख्या में, या तो बांग्लादेश में, इंडिया में भी हैं रोहिंग्याज। तो जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं तो वो भी तो म्यांमार से परसिक्यूटेड हैं, वहां पर भी तो उनको जान का खतरा है, जान को बचाने के लिए वो रिफ्यूजी की तरह जगह जगह रह रहे हैं और इंडिया में भी एंट्री करके इतने सालों से रह रहे हैं। तो व्हाई नॉट रोहिंग्या मुस्लिम्स? अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही सिटीजनशिप देनी है, काफी लंबे समय से जो लोग अपनी जान को बचाने के लिए इंडिया में रह रहे हैं, तो धर्म ही क्राइटेरिया क्यों है? तो इसमें रोहिंग्याज को क्यों नहीं लिया गया? ये मुद्दा उठाया गया, राइट। साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी है वो मोस्ट परसिक्यूटेड मुस्लिम कम्युनिटी है खुद पाकिस्तान में। तो वैसे तो ये जिन्ना जी का आइडिया कितना बड़ा फेलियर है इस बात का सबूत है। वो कह रहे थे कि मुस्लिम के नाम पर अगर एक देश बन जाएगा पाकिस्तान तो फिर मुस्लिम्स का उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो आइडिया ही फॉल्टी था, क्योंकि अगर आप तोड़ने पर आओगे तो तोड़ने के कई बहाने मिल जाएंगे। फिर शिया सुन्नी के आधार पर, उधर देखिए क्वेटा में अटैक होता रहता है कि हज़ारा शियाज परसिक्यूटेड हैं, अहमदिया मुस्लिम्स परसिक्यूटेड हैं। तो फिर ये आवाज़ उठाते हैं कुछ लोग कि भाई अहमदिया मुस्लिम्स को भी दे देते इसमें, अगर रिलीजन का एंगल आप नहीं देख रहे तो अहमदिया मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर देते, वो भी यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाती। तो ये एंगल यहाँ पर रखा गया। वाई ओनली दीज 3 nations, म्यांमार और श्रीलंका इनको भी कर लेते, एंड वाई ओनली दीज, बाकी भी परसिक्यूटेड है उनको भी रख लेते। इसमें आपका क्या जवाब है? अब इसी को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय हमारे जो सीजेआई थे वो थे यूयू ललित। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को उन्होंने रेफर कर दिया, फिर उसके बाद से उस मुद्दे पर कुछ आगे सुनवाई हुई नहीं है। अभी मामला सब जुडिस है कि एक्चुअली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सही है, कि अभी तक तो रिलीजन कभी नहीं मेंशन किया गया था, अब रिलीजन मेंशन किया गया। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देखिए हम मुस्लिम वर्ड को इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि पहली बात तो इन 3 देशों में क्यों, इन 3 देशों में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, और जो परसिक्यूशन की न्यूज आती है वो एक्चुअली इन कम्युनिटीज की आती है, और यही कम्युनिटीज हमारी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, राइट। तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। एक और बात केंद्र सरकार ने की, केंद्र सरकार ने कहा
It's not about inviting those people. It is about resolving a legal issue, resolving a humanitarian crisis for those people who are already in India, जो यहाँ पर ऑलरेडी है। इसी वजह से ये डेट रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आ जाएंगे तो अभी भी अलाउ हो जाएगा, राइट? ये बात कही गई। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, सारे एंगल, है ना? अब वाई नीडेड आ गया। अब फेडरलिज्म के अगेंस्ट कैसे है? देखिए, इन जनरल रूल ये है कि अगर कोई नेचुरलाइजेशन या किसी और तरीके से सिटीजनशिप को अप्लाई करता है तो एक्चुअली अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है? आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने या डीसी, जहां पर डीसी बोला जाता है, डीसी के सामने। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रूल को भी चेंज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए रूल क्या करा है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर पोस्टल डिपार्टमेंट, सेंसस ऑफिस जो कि खुद एमएचए को रिपोर्ट करता है, इनका रोल कर दिया है। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट है पोस्टल डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो कोऑर्डिनेट करेगा, सेंसस ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बताता हूं। पहले इस ट्राइंगल को समझ लीजिए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। तो ये ट्राइंगल को ध्यान रखिएगा, रूल्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये, ठीक है? दीज आर गोइंग टू रिपोर्ट। और इस ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि ऑल दीज थ्री डिपार्टमेंट्स कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई आपको? अब समझ में आया कि क्यों केरला, क्यों तमिलनाडु, क्यों अदर स्टेट्स कह रहे हैं, कुछ स्टेट्स जहां पर अपोजिशन पार्टीज है, कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो रिपोर्ट किसको करता है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन को स्लो डाउन ना कर दे, कुछ अटकलें ना लगा दे, डीएम्स का ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका जुगाड़ कर दिया है कि हमारे यहाँ तो ये ट्राइंगल है, इससे होगा काम, ठीक? प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस भी बहुत सिंपल बताया गया है। देखिए, एक तो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डीएलसी, ठीक? इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, डीएलसी। सबसे पहले तो जो भी ये कम्युनिटीज हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो इंडिया में आ गई थी, तो सबसे पहले तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है? इन पर्सन जाना ही नहीं है, पहली बात तो ये। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वहीं पर अपलोड कर देंगे। अब आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या? अब डॉक्यूमेंट्स में ना दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, दो तरह के। मैं इसको लिख देता हूं ए और लिख देता हूं बी। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया पूरा का पूरा इशू आपके लिए। ए में क्या है? केवल आप अपनी सरकार यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी आपने इंडिया में एंट्री की थी, उस गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर, जो मतलब पहले ये रूल ऐसे नहीं थे, जब सिटीजनशिप एक्ट आया था तब ये नहीं, तब तो माना जा रहा था कि टाइट रूल्स होंगे, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अब पासपोर्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्स कर दिया गया है कि भाई अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, नहीं है, तो टेंशन मत लेना। कोई भी पेपर, यहाँ पर 20 डॉक्यूमेंट दिए, कोई भी पेपर इनमें से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर जो आपका यानी कि उस गवर्नमेंट का जहां से आप आए हैं, तो हम कह सकते हैं पाक, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन तीनों में से किसी भी गवर्नमेंट का जहां से आप आए और किसी भी लेवल का, सेंटर स्टेट या लोकल, ठीक है? सेंटर स्टेट, वहां की सेंटर, वहां की स्टेट या वहां का लोकल, कोई भी पेपर आइडेंटिटी जो आपकी वहां से प्रूफ होती है वो दिखा दो। दूसरा, इंडिया में जब आए, क्योंकि प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई, 31 दिसंबर 2014 से आए, पहले आए हो, तो इसके लिए भी आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, जैसे कि ये फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, FRO भी बोलते हैं, FRRO भी बोलते हैं, या तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, आधार कार्ड हो आपके पास। आपको पता है आधार कार्ड तो बनवा चुके हैं लोग, क्योंकि आधार कार्ड डज नॉट मीन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? आधार कार्ड हो, सर्टिफिकेट हो, राइट? एंट्री का कोई स्टाम्प हो, इमिग्रेशन ऑफिस का स्टाम्प हो, इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस के स्टाम्प से पता लग जाएगा कोई भी पेपर पे है कि भाई आपने इस डेट को एंट्री की थी, तो इससे पता लग जाएगा डेट
और इससे पता लग जाएगा ओरिजिन। बेसिकली डॉक्यूमेंट आपको दो ही देने हैं, एक से पता लगाओ ओरिजिन कि आप कहाँ से हो, बता दो भाई यहीं से हो आप, और एक आप डेट बता दो कि डेट आपने 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन एंट्री कर ली थी, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक, ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अब आपको ना एसएमएस आ जाएगा या मेल आ जाएगा अबाउट व्हाट, जिस डेट पर और जिस टाइम पर आपको हाजिर होना है डीएलसी के सामने। डीएलसी इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जब वेरीफाई कर लेगी सब कुछ, एक ओथ ऑफ एलिजेंस भी होगी। ओथ ऑफ एलिजेंस वो यहीं पर जो अधिकारी होगा वो कराएगा। पोस्टल सेंसस वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ट्राइंगल में आई भी है, आई भी आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, भाई ये फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आईएसआई ने भेज रखा हो आपको, है ना, तो ये चेक कर लेगी। इसके बाद एम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी वो कह रहे हैं कि एम्पावर्ड कमेटी, इससे ऊपर हम स्टेट लेवल पे भी रखेंगे, एक सेंटर पर रखेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो सेंटर पर है एम्पावर्ड कमेटी, वो इसके नीचे एक स्टेट लेवल पर भी कमेटी को रखेगा, जो कि जो आपने क्लेम करे हैं कि आपके नीचे वालों ने वेरीफाई कर दिया है, तो उस वेरिफिकेशन को एक बार चेक करेंगे। फाइनल डिसीजन इस एम्पावर्ड कमेटी का ही होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जैसे ये इंप्लीमेंट होगा तो सबको पता लग जाएगा कि कौन कौन इसका पार्ट है। वैसे तो ऑफिस से उन्होंने बता दिए हैं, क्या क्या बताए हैं कि जो डायरेक्टर लेवल का ऑफिस है, सेंटर आपका सेंसस ऑफिस से, स्टेट के होम डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव, जिस एरिया की बात कर रहे हो, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम रेलवे से भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को रखवा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया गया है। बाकी अपना सेंसस और पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसर इसमें रहेंगे। फिर ये वेरीफाई कर देंगे, जैसे ये वेरीफाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि भाई साहब आपको बधाई हो, जिनको भी मिलना था सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई है ना। फेडरलिज्म के अगेंस्ट है क्या, तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये पावर सिटीजनशिप वाली पार्लियामेंट के पास ही है, स्टेट के पास नहीं है। स्टेट का केवल इतना सा मानना था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। आपने जानबूझकर रोल को ट्वीक किया है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट से जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेट को रिपोर्ट करती है उसके भी आप बाहर ले जाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हाँ जी हमने कर दिया है ऐसा, क्योंकि हम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये पावर दी है, आपको ये पावर दी नहीं है। इंडिया हैज सिंगल सिटीजनशिप, पूरा रूल सेंटर बनाएगा। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर रिलीजन वाला क्राइटेरिया जो आपको एक्सप्लेन किया, अब है कि नहीं, सेंटर ने कहा बिल्कुल नहीं है जी। सेंटर ने कहा हम तो केवल परसिक्यूटेड वाले जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, हम किसी से सिटीजनशिप लेने की बात नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी इंडियन मुस्लिम्स हैं, इंडियन सिख, क्रिश्चियन, हिंदूज जो भी हैं, सीएए से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी सिटीजनशिप से सीए का कोई वास्ता है ही नहीं। आप बेकार टेंशन ले रहे हैं, सेंटर का ऐसा कहना है। सेंटर कह रहा है कि ऑलरेडी ये तो इनके लिए है जो 2014 31 दिसंबर से पहले आए थे और इलीगल इमिग्रेंट की तरह बेसिकली रह रहे हैं या लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, इनको सिटीजनशिप देने का जुगाड़ कर रहे हैं, बेसिकली ये किया गया है। ठीक, अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तय करेगी कि भाई ये रिलीजन वाला क्राइटेरिया इसमें यूज करना, ये राइट टू इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आसाम में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिए आसाम में आसू और आसाम गण, तो आसू का नाम सुना आपने, आसाम गवर्नमेंट और ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ना एक अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में। एक्चुअली 1979 से 1985 का जो पीरियड था काफ़ी ट्रबलसम पीरियड था, जहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन आसाम के अंदर हुआ है बांग्लादेश से, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, कई लोगों की जान भी चली गई थी। फाइनली समझौता हुआ 1985 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया, स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया, आसू जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी साइन किया, आसाम अकॉर्ड समझौता। राइट, ये माना गया कि देखिए जी 24 मार्च 1971, ठीक, तो इससे पहले जो आ गए हैं उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, 1971 वो समय है जब आपको पता है बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था। तो एक्चुअली जब से ईस्ट पाकिस्तान बना, जब से बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तभी से वहां पर जो हालात खराब थी ईस्ट पाकिस्तान से, तो वहां से लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी लाइफ के लिए इंडिया की तरफ मूव होते रहे। तो आसाम में प्रोटेस्ट का कारण था कि जो आसाम की लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनका कल्चर, उनके रिसोर्सेज, उन पर खतरा आ रहा था।
लोकल कम्युनिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, उनके रिसोर्सेज खतरे में थे, इसका विरोध करे थे। उनका कहना था इससे हमें बचाना तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रही। ठीक है, तो कहा गया चलो भाई 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट रख देते हैं, इससे पहले किसको मिलेगा मसला अलग है, वो तय करेगी, उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनेगा, डिसाइड होगा। लेकिन यहां पर हम क्योंकि सीए की डिबेट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मुद्दा ये उठा कि भाई साहब आपने एक तरफ हमें कट ऑफ डेट दे दी ये कि बांग्लादेश से, यानी कि इस एरिया से इससे पहले, क्योंकि बांग्लादेश क्रिएट हुआ, इससे पहले जो भी आए उनका तय किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो भी आए उनको नहीं मिलेगा। यानी कि इसके बाद की जो एंट्री है, यानी कि इस डेट के बाद की जो एंट्री है उनको नो सिटीजनशिप, ठीक, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर सिटीजनशिप लेना रजिस्ट्रेशन वगैरह से अप्लाई करो, लेकिन नो सिटीजनशिप का मतलब है कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको सेंटर उन पर एक्शन लेगा, चाहे उनको डिटेन करे, डिपोर्ट करे, वो सेंटर की जिम्मेदारी है, राइट। लेकिन उनको सिटीजनशिप का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इससे पहले वालों को रिलैक्सेशन मिल सकता है उनके भी रूट्स को देखकर, राइट। नाउ द पॉइंट इज, अब इनका कहना है कि भाई आपने अब डेट दे दी ये 31 दिसंबर 2014, तो कायदे में इससे लेकर 31 दिसंबर 2014, तो बांग्लादेश से जो इसके दौरान मुस्लिम्स नहीं, लेकिन जो हिंदूज आए, जो सिख आए, जो जैन या पारसी या क्रिश्चियन आए, वो भी तो इलीगल इमिग्रेंट है, केवल मुस्लिम ही थोड़ी ना है। तो असमीज पॉपुलेशन का कहना है वहां से जो हिंदूज आए, जो ईस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में जो बांग्लादेश में रहते थे, बांग्लादेश से जो इस पीरियड के दौरान आए, तो क्या वो क्लेम कर पाएंगे? अगर वो क्लेम कर पाएंगे तो भी तो ये तो असमीज जो अकॉर्ड हुआ था, आसाम अकॉर्ड, उसके खिलाफ है भाई। तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देखो ऑलरेडी जो 6 शेड्यूल वाले एरियाज है और इनर लाइन परमिट वाले एरियाज है, 6 शेड्यूल और इनर लाइन परमिट, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, तो वो कह रहे हैं कि यहां पर नहीं लगेगा सीए, ये तो हमने बात कर दी है। लेकिन उनका कहना है आप 6 शेड्यूल के तहत आसाम के ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हो, इनर लाइन परमिट जो अलग से आईएलपी इशू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, नहीं तो आप एंट्री भी नहीं कर सकते उस एरिया में भी। अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट आकर बस गया था 2014 से पहले, वो कहे कि मुझे चाहिए सिटीजनशिप, नहीं मिलेगी उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है। लेकिन यहां पर असमीज का कहना है कि जो एरियाज, मतलब उनका कहना है कि यहां पर जो है लूपहोल है, इस लूपहोल का इस्तेमाल दूसरा कर सकता है, राइट। तो फिर उस केस में क्या होगा, फिर तो वो आसाम अकॉर्ड के खिलाफ हो जाएगा। तो हालांकि यहां पर गवर्नमेंट का कहना है ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट का कहना है क्योंकि आपको जो आश्वासन है हमने सेक्शन 6A के तहत सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि असमीज कल्चर, आपके रिसोर्सेज, आपका को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो अकॉर्ड है उसी के हिसाब से चला जाएगा। तो अब देखते हैं इस पर क्या क्लैरिटी इंप्लीमेंटेशन में फाइनली गवर्नमेंट करती है, राइट। दैट्स वाई दैट डिबेट वाज गोइंग ऑन। और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट, अभी सब जुडिस है मामला, सुप्रीम कोर्ट बताएगी क्या होगा, अभी तक तो बताया नहीं उन्होंने। तो आई थिंक इस छोटे से एफर्ट से आपको ये बात अल्ट्रा क्लियर हो गई होगी